बच्चों, हम लोग कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, जिसमें प्रश्नावली 1.2 स्टार्ट हो गया था। पहला प्रश्न हमने सॉल्व भी पूरी तरीके से करा दिया था और दूसरे प्रश्न में पहला खंड भी पिछले क्लास में कराया जा चुका है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। इसमें 26 और 91 का हमने एचसीएफ एलसीएम निकाला था और इसकी जांच करके दिखाया भी था पिछली क्लास में। अब आइए देखते हैं इस दूसरे प्रश्न का सेकंड खंड, दूसरे का सेकंड भाग, जिसमें हमें 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए 510 का हम सबसे पहले गुणनखंड करेंगे और 510 का गुणनखंड हम पीछे तरीका बता चुके हैं। 510 का गुणनखंड करने के लिए 2 से इसको विभाजित करना पड़ेगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और फिर 3 से विभाजित करेंगे, 3 8 24, 3 पंचे 15, फिर 5 से विभाजित करेंगे, 5 एकन्नम 5 और 5 सते 35 और फिर 17 से विभाजन करने पर यहाँ 1 मिल जाता है। इस प्रकार इसका अभाज्य गुणनखंडन 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 ये बन जाएगा। और ठीक इसी प्रकार अब हम संख्या 92 का गुणनखंड करेंगे। तो 92 का गुणनखंड देखिए इसी प्रकार से हम 92 का गुणनखंड करेंगे। तो 2 चौका 8, 2 छक 12, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और सीधा ये 23 से इसका गुणनखंड किया जाएगा और यहाँ से हमको मिल जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 23। और यहाँ देखिए एक ही संख्या 2 बार अगर गुणा है तो इसको घात के रूप में भी हम दिखा सकते हैं, 2 का घात 2 गुणे 23। अब एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या बताया गया था कि जो दोनों में कॉमन गुणनखंड हो। तो यहाँ देखिए दोनों में एक गुणनखंड 2 का दोनों में है, यहाँ भी एक 2 है, एक 2 यहाँ भी है, यानी 2 का एक गुणनखंड दोनों में कॉमन है तो एचसीएफ 2 हम कहेंगे। इसके अतिरिक्त और कोई गुणनखंड दोनों में कॉमन नहीं है तो एचसीएफ 2 हो जाएगा। और एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में हम ये देखते हैं कि दोनों के गुणनखंडन में कितने प्रकार के गुणनखंड मौजूद हैं, उनकी अधिकतम घातें क्या है। तो जितने प्रकार के गुणनखंड दोनों के गुणनखंडन में देखना है, इन दोनों के गुणनखंडन में कुल कितने प्रकार के अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए इसके गुणनखंड में है 2 3 5 17 और इसमें 2 और 23, यानी दोनों में है तो उसको एक ही बार यहाँ लिखा जाएगा लेकिन उसकी अधिकतम घात लिखी जाएगी। तो यहाँ देखिए 2 की अधिकतम घात अगर दोनों में देखा जाए तो 2 की घात 2 अधिकतम है तो यहाँ 2 की घात 2 लिख देंगे और साथ में 3 गुणनखंड है, फिर 5 है और फिर 17 और 23, इतने गुणनखंड दोनों में हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो इनका गुणा करने पर एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। अब एलसीएम हम निकाल सकते हैं। देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12 पंचे 60 ये हो जाएगा और साथ में 17 का गुणा 23 से करेंगे तो 17 तिया 51 और 17 दूना 34 और 5 39, 391 और 391 का गुणा फिर 60 से करेंगे तो 6 कर्नम 6 और 6 9 54 और 6 त्रिक 18 और 5 23 और पीछे 0 लगा देंगे क्योंकि 60 से गुणा करने पर 23,460 बन जाएगा। अब देखिए हमें जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है। तो देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है, दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल पहले ज्ञात करें कितना है। तो एक संख्या इसमें 510 है और दूसरा है 92, इनको गुणा करने पर क्या मिलेगा। तो आइए देखते हैं इनका गुणनफल क्या आएगा। तो हम 92 को 51 से गुणा करके देखें पहले। तो 51 से गुणा करने पर 5 दूनी 10, 5 9 45 1 46, यानी ये आ जाएगा 4692 और 510 से जब गुणा कराएंगे तो एक 0 यहाँ और बढ़ जाएगा यानी 46,920, इसका गुणनखंड आएगा 46,920। अब हमें एचसीएफ और एलसीएम जो निकाला जा चुका है इनका गुणनफल चेक करना है कितना आएगा। तो एचसीएफ गुणे एलसीएम चेक किया जाए तो ये हो जाएगा 2 गुणे 23,460। अब इनका गुणा किया जाए तो यहाँ देखिए 0, 2 छक 12, 2 चौका 8 1 9 और 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी 46,920 यहाँ भी मिल रहा है, 46,920 यहाँ भी मिल रहा है। तो अब हम लिख सकते हैं अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल ये बराबर है एचसीएफ गुणे एलसीएम। यही जांच करना था कि क्या ये दोनों बराबर है अथवा नहीं। तो इस प्रकार इसका दूसरा खंड इस प्रकार से हल किया जा सकता है। अब देखिए इसका थर्ड, दूसरे का थर्ड पार्ट,
तो थर्ड पार्ट में 336 और 54 का हमें HCF और LCM निकालना है, फिर इसकी जांच करना है कि क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल उसके HCF LCM के गुणनफल के बराबर है अथवा नहीं। तो हम सबसे पहले 336 का गुणनखंड करेंगे और फिर 54 का करेंगे। तो इन दोनों के गुणनखंड ज्ञात कर लीजिए। तो देखिए 336 का अगर गुणनखंड किया जाए तो क्या मिलेगा। तो यहाँ सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 से शुरू करेंगे। 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 168 आ जाएगा। फिर 2 से विभाजन करेंगे, 2 8 16 और 2 चौका 8। फिर 2 से विभाजित होगा, 2 चौका 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से विभाजित करेंगे, 2 दूनी 4, 2 1 2। और फिर अब यहाँ 3 से विभाजन होगा, 3 7 21, फिर 7 1 7। यानी इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। यानी हम लिख सकते हैं 2 का घात कितना, 1 2 3 4, 2 की घात 4 इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं और साथ में गुणे 3 गुणे 7 ये लिखा जा सकता है 336 का। अब 54 का इसी प्रकार कर लेंगे। तो 54 का देखिए गुणनखंडन अगर किया जाए तो 54 में 2 से पहले विभाजित करेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब ये 3 से, 3 9 27, फिर 3 से होगा, 3 त्रिक 9 और फिर एक बार 3 से होगा, 3 1 3, यानी 2, फिर गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो इस प्रकार इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 का घात 3। ये हो जाएगा गुणनखंडन। अब इसमें देखिए हमें निकालना है HCF। HCF निकालने के लिए दोनों में कौन सा गुणनखंड कॉमन है। तो दोनों में कॉमन गुणनखंड, यहां अधिकतम घात नहीं लेना है, यहां कॉमन घात लेनी है। तो 2 का देखिए 1 घात इसमें है, 4 घात इसमें है, यानी 2 का 1 घात दोनों में कॉमन है। 2 का 1 घात दोनों में कॉमन है। इसके अतिरिक्त यहां देखिए 3 की 1 घात है, इसमें 3 की 3 घात है, तो दोनों में 3 की भी 1 घात कॉमन है, 2 की 1 घात कॉमन है और साथ साथ 3 की भी 1 घात कॉमन है और इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है। तो यहाँ 2 और 3 का गुणनफल यानी HCF आ जाएगा 6। और LCM की बात करें तो LCM में देखिए अधिकतम घात, सबसे पहले हम कहेंगे कितने तरह के गुणनखंडन मौजूद हैं दोनों संख्याओं में, कुल कितने तरह के गुणनखंडन मौजूद हैं। तो देखिए दोनों के गुणनखंड में देखा जाए तो 2 है, 3 है और 7 है। 2 और 3 और 7 ये 3 तरह की अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों से इनका गुणनखंड हुआ है। तो उनकी अधिकतम घातें देखेंगे, जैसे 2, तो 2 की अधिकतम घात देखिए कितनी है, तो 2 की अधिकतम घात 4 है। और फिर अब 3, तो 3 की अधिकतम घात देखी जाएगी, तो यहाँ 1 घात, यहाँ 3 घात, तो अधिकतम घात हम कहेंगे 3 का 3 है। और फिर इसके अलावा एक गुणनखंड 7 भी है, तो यहाँ 7 का भी गुणनखंड देंगे। एलसीएम में जितने टाइप के गुणनखंडन हैं उनकी अधिकतम घातों को आपस में गुणा करके एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। अब यहां देखिए इनको सॉल्व कर लेंगे और एलसीएम मालूम चल जाएगा। तो एलसीएम के लिए 2 का घात 4 कितना होगा, तो 2 को आपस में 4 बार गुणा करें, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, यानी इसको हम 16 लिख सकते हैं। और 3 को आपस में 3 बार गुणा करें तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो जाएगा और फिर गुणे 7। अब इनको आपस में गुणा करके हम एलसीएम बता सकते हैं। तो अब इनका गुणनफल ज्ञात कर लीजिए। 16 और 27 का गुणा आपस में कर लीजिए। 27 का गुणा 16 से, 16 सत्ते 112 और फिर 16 दूना 32, 32 और 11 जोड़ेंगे तो ये 43 हो जाएगा, यानी 432 इन दोनों का गुणा आएगा। और फिर 7 से इसका गुणा करना है तो इसको फिर 7 से गुणा कर देंगे। 7 दूनी 14 और 7 त्रिक 21 और 1 22 और फिर 7 चौक 28 और 2 30, 3024 होगा। तो यहां से हमें 3024 ये मिल जाएगा। अब देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें जांच करना है। एचसीएफ निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया। अब जांच करना है तो पहले दोनों संख्याओं का गुणनफल देखेंगे क्या आएगा। तो दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल ये बराबर होगा 336 गुणे 54। तो 336 का हम 54 से गुणा करके चेक करेंगे कितना आएगा। 336 का गुणा 54 से, तो 4 छक 24, 4 तिया 12, 2 14 और 4 एक तिया 12, 13, फिर 5 छक 30, 5 त्रिक 15, 5 तिया 15 और 3 18 हो जाएगा और फिर 5 तिया 15 1 16 हो जाएगा। यहाँ 4 आएगा, 4 आएगा, 8 3 11 और 6 1 7 और एक यहाँ 8 हो जाएगा, फिर 1, यानी 18,144। इनका गुणनफल आ जाएगा 18,144। अब एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल देखिए। एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ आया है 6
और एलसीएम आया है 3024। इनका गुणा करके देखिए तो 6 चौके 24, फिर 6 दूनी 12, 2 14, और फिर 0 है तो 6 0 0, एक यहाँ हासिल होगा और 6 त्रिक 18। देखिए जो राशि यहां मिला वही राशि यहां मिल रहा है, 18,144 दोनों में आ रहा है। अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल ये बराबर है HCF गुणे LCM। इस प्रकार यह खंड यहां समाप्त हो रहा है। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3। तो प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखिए 3-3 संख्याएं दी हुई हैं, 3-3 संख्याओं का हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। अब इसमें पहला पार्ट हम देख रहे हैं, एक दिया है 12 और दूसरा है 15 और तीसरा है 21। हमें अभाज्य गुणनखंडन विधि का प्रयोग करके HCF और LCM निकालना है। तो सबसे पहले इनका गुणनखंड बना लेते हैं। तो इनका गुणनखंड अगर बनाया जाए तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 दूनी 4 3 12। फिर 15 को अगर देखा जाए तो यहां 15 को हम देख सकते हैं 3 गुणे 5, 3 5 15, और फिर 21 को देखा जाए तो 3 गुणे 7, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार सबसे पहले गुणनखंड कर लेंगे। अब यहां देखिए 2 का 2 बार गुणा हुआ है तो इसको 2 का घात 2 भी लिख सकते हैं गुणे 3, इस तरीके से भी दिखाया जा सकता है। अब सबसे पहले हमें HCF ज्ञात करना है। तो HCF में क्या बताया गया, तीनों में, इन तीनों संख्याओं के गुणनखंडन में कौन सा गुणनखंड कॉमन है, तीनों में जो उभयनिष्ठ हो। तो देखिए 2 की 1 यहां है, यानी 2 की 2 घात इसमें है, और इन दोनों में 2 का गुणनखंड ही नहीं है, तो इसको हम HCF नहीं कर सकते। 3 का देखेंगे तो 1 घात 3 का इसके गुणनखंड में भी है, 1 घात 3 का यहां भी है, 1 घात 3 का यहां भी है, यानी HCF में हमें 3 मिल जाएगा। इसके अलावा 5 गुणनखंड इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 7 इसमें है, इन दोनों में नहीं है। तो इस प्रकार जो तीनों में गुणनखंड कॉमन हो वही HCF कहा जाएगा। तो संख्या 3 जो है वो तीनों में कॉमन है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है और यहां भी 3 है, तो ये HCF में हम सीधे 3 लिख देंगे। और अब LCM बताना है, तो LCM भी बताना है यहां। LCM देखिए क्या होगा, तो LCM में हमने क्या बताया कि जितने भी गुणनखंड हैं उन सभी गुणनखंडों के अधिकतम घातों का गुणा करना है। तो इन तीनों में कितने टाइप के गुणनखंड मिल रहे हैं, तो यहां देखिए 2 है 3 है, और इसमें 3 है 5 है, और इसमें 3 है 7 है, यानी 2 3 5 7, 2 3 2 3 5 7 जितने टाइप के हैं उनका गुणनफल, लेकिन उनकी अधिकतम घातों को देखना है। तो 2 की अधिकतम घात देखिए इसमें 2 मिल रहा है, इसलिए यहां 2 की अधिकतम घात 2 लेंगे, 3 की अधिकतम घात 1 है, 5 की अधिकतम घात 1 है और 7 की 1 है। तो अब इनका गुणनफल जो आएगा वही LCM कहा जाएगा। तो गुणा कर लीजिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, और 60 का गुणा जब 7 से करेंगे तो 420 आएगा। तो HCF हो जाएगा 3, LCM हो जाएगा 420। अब देखिए इसमें सेकंड पार्ट, थर्ड का सेकंड पार्ट इसमें दिया हुआ है 17 23 29, 17 23 और 29, इसका हमें निकालना है HCF और LCM। केवल हमें HCF LCM ही याद करना है। तो अब यहां देखिए हम देख रहे हैं कि इसमें 17 23 29 ये तीनों ही संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, ये तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए इन तीनों का अगर गुणनखंड किया जाए तो 1 गुणे 17, 1 गुणे 23, 1 गुणे 29 यही मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो अब इन तीनों में अगर कॉमन की बात की जाए कि HCF क्या होगा, तो HCF में हम 1 के अलावा इसमें और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो इनका HCF 1 कहा जाएगा। और LCM की अगर बात करें, LCM की बात करें तो कितने टाइप के गुणनखंड है, तो एक तो सबका गुणक है, एक संख्या जो होती है वो सभी का एक गुणनखंड है, सभी संख्याओं का। तो यहां एक को हम लिखे या ना लिखे उससे कोई मतलब नहीं। इसके अलावा 17 23 29 ये 3 गुणनखंड
हमें 3 टाइप के गुणनखंड मिल रहे हैं 17, 23 और 29। तो इनका आपस में जो गुणा होगा वही इन तीनों संख्याओं का एलसीएम कहा जाएगा। तो अब इनका गुणा कर लीजिए, क्या गुणा करने पर आएगा वही यहां लिख देना है। तो सबसे पहले हमें 17 और 23 का गुणा करना है। देखिए 23 का गुणा 17 से हम पहले कर रहे हैं, 17 तिया 51, 17 दूना 34, 5 39, और अब जो आया उसका गुणा 29 से करना है। तो इसका गुणा हम 29 से कर रहे हैं, 9 एक 9, 9 81, 9 त्रिक 27 और 8 35, और फिर यहाँ 2 एक 2, 2 9 18 और 2 तिया 6 1 7, ये 9 हो जाएगा, 3 8 5 13 और 7 3 10 1 11, 11,339 आएगा, 11,339। तो ये HCF 1 हो जाएगा और LCM आ जाएगा 11,339। यानी इन तीन संख्याओं का गुणा करने पर जो भी आएगा वही यहाँ LCM कहा जाएगा। अब देखिए इस तीसरे खंड का थर्ड पार्ट, तो तीसरे खंड के थर्ड पार्ट में अगर देखें तो यहाँ थर्ड पार्ट में देखिए 8, 9 और 25 दिया है, यानी 8 है, 9 है और 25 है। तो सबसे पहले इनका गुणनखंडन करते हैं। तो गुणनखंडन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 की घात 3 है। और यहां से देखें तो 3 गुणे 3, इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 2, और यहां अगर देखा जाए तो इसको 5 गुणे 5 कह सकते हैं, या इसको 5 का घात 2 कह सकते हैं। इन सभी संख्याओं में कोई घात कॉमन नहीं है, कोई घात इसमें देखिए 2, 3 और 5, 2 और 3 और 5 के गुणनखंड मिल रहे हैं अलग अलग, इसमें कॉमन कुछ नहीं दिख रहा। तो हम जानते हैं कि एक संख्या जो होता है, एक जो है वो सभी का गुणनखंड है, सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है 1, यानी एक से सभी संख्याएं विभाजित हो सकती हैं। तो इसलिए एक 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 तीनों में कॉमन है, इसको गुणे 1 कर सकते हैं, इसको भी 1 कर सकते हैं, इसको भी 1 कर सकते हैं। तो अगर HCF की बात करें तो HCF यहां केवल और केवल 1 आने वाला है। इन तीनों 8, 9 और 25 संख्या जो दिया है, 8, 9 और 25 का HCF यहाँ 1 लिखा जाएगा। कोई भी गुणनखंड 1 के अतिरिक्त अन्य कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं मिल रहा है। अब LCM की बात करें तो LCM कैसे निकालेंगे? तो LCM में हम देख रहे हैं कि जो भी गुणनखंड मिल रहे हैं वो अलग अलग टाइप के हैं। इसमें 2 का गुणनखंड है, इसमें 3 का है, इसमें 5 का है। उनकी घातें कितनी है? तो अधिकतम घात 2 का 3 है, 3 का अधिकतम घात 2 है, 5 की अधिकतम घात 2 है। यानी एज इट जितनी भी संख्या दी है आपस में उनका गुणा करने पर ही LCM हमको प्राप्त होगा। यहाँ LCM निकाले तो 2 का घात 3 मतलब 8 हो जाएगा, 3 का घात 2 9 लिख सकते हैं, 5 का घात 2 25। इनका आपस में गुणा कराएं तो गुणा कराने पर देखिए क्या मिलेगा, तो 8 9 72 हो जाएगा, और इसका गुणा 25 से कराया जाए तो 25 से गुणा करने पर 25 दूना 50, और फिर 25 सत्ते 175, 175 और यहाँ 5 जोड़ेंगे तो 180, 1800। LCM आ जाएगा 1800। तो 8, 9 और 25 का LCM 1800 और HCF 1 कहा जाएगा। इस प्रकार ये प्रश्न संख्या 3 यहाँ कंप्लीट हो रहा है। और चौथा प्रश्न अगर देखा है, देखिए यहाँ चौथा प्रश्न, तो चौथे प्रश्न में कहा जा रहा है HCF ऑफ 306 यानी 306 और 657 यानी 306 और 657 का HCF दिया है 9, 306 और 657 का HCF दिया है 9, और LCM पूछा जा रहा है कि LCM कितना होगा, 306 और 657 का LCM क्या होगा। HCF दिया है, LCM बताना है। तो सबसे पहले हमें सूत्र मालूम होना चाहिए। कोई भी दो संख्या दिया है, कोई भी दो संख्या दिया है, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल सदैव उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। यहां हम लिख देंगे दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल ये बराबर होता है HCF गुणे LCM। अब यहां देखिए दो संख्याएं कौन कौन दी हैं, तो दो संख्याओं में 306 और 657 दिया है। 306 और 657 इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इसके HCF इसका कितना है 9 है, इसका HCF है 9,
और एलसीएम कितना है ये हमको निकालना है। एलसीएम निकालना है, किसका एलसीएम निकालना है? तो हम ब्रैकेट में चाहे तो लिख सकते हैं 306 और 657 का हमें एलसीएम निकालना है। तो दो संख्याएं थी 306 और 657, इनका गुणनफल, इन दोनों का HCF, तो HCF यहां दिया है कि इन दोनों का HCF 9 है, तो HCF में 9 लिख दिया, और एलसीएम इन दोनों का कितना होगा वो निकालना है। तो अब यहाँ 9 को इधर विभाजित कर दीजिए तो एलसीएम निकल आएगा। यहां से हम लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ 306 657, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालनी है तो इस 9 को हम इधर नीचे भाग में लाएंगे, यानी 306 गुणे 657 और यहां बटा में 9 आ जाएगा। इन दोनों के गुणनखंड में 9 का भाग लगा देंगे, बस एलसीएम निकल आएगा। अब देखिए 9 का भाग लगाने पर विभाजित करें, अगर कहीं विभाजित हो रहा है तो ये थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा सॉल्व करने पर। तो देखिए ये कैंसिल हो रहा है, यहां 9 से अगर इसको काटा जाए तो कट सकता है, 9 एकन्नम 9, और यहां देखिए 9 सते 63 और 2 बचेगा 27, 9 त्रिक 27, यानी इसको विभाजित कर सकते हैं 9 से। 9 से हम इसको विभाजित करेंगे तो 73 आएगा, और 73 का गुणा 306 से कर दीजिए, वही एलसीएम मिल जाएगा। तो यहां हमें मिल गया 306 और 73 का गुणनखंड। अब इसका गुणा कर दीजिए, बस हमारा वही आंसर होगा। तो गुणा करने वाले हैं देखिए 306 और 73 का, 73, तो यहां देखिए 3 छक 18 और यहाँ 1 आ जाएगा, 3 त्रिक का 9, फिर 7 छक 42 और यहाँ 4 आ जाएगा, 7 त्रिक 21, फिर यहाँ 8 3 9 4 13, 1 और 1 2, और फिर यहाँ 2, 22,338, 22,338 यही हमारा आंसर होगा। यानी 306 और 657 का एलसीएम 22,338 होगा इसमें। अब देखिए प्रश्न संख्या 5। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि कौन सा अंक 0 पर समाप्त होता है। कोई भी उदाहरण ले लीजिए, जैसे हमने लिख दिया 10, या मान लीजिए हमने लिख दिया 120, या हमने मान लीजिए हमने लिख दिया कोई भी संख्या, स्वेच्छा से कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे हमने लिख दिया 280, या हमने लिख दिया 570, कोई भी संख्या अगर लिख दिया जाए तो इनका गुणनखंड करने पर देखिए क्या समानता मिल रही है, क्या चीज समानता मिल रहा है। तो देखिए 10 का अगर गुणनखंड किया जाए तो ये 2 गुणे 5 मिल रहा है। 120 का अगर गुणनखंड किया जाए तो 120 का गुणनखंड देखिए क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 60, और यहां फिर 2 से विभाजित करेंगे 30, फिर 2 से विभाजित करेंगे 15, फिर 3 से करेंगे 5, और फिर 5 एकन्नम 5, यानी यहां इसका अगर गुणनखंड करें तो 2 का घात 3 गुणे 3 गुणे 5। अब 280 का अगर गुणनखंड करके देखिए तो 280 अगर गुणनखंड करेंगे तो यहाँ 140 आएगा, फिर ये 70 आ जाएगा, फिर 35 आएगा, फिर 5 से गुणनखंड करेंगे 7 आएगा, फिर 7, यानी यहां अगर किया जाए तो 2 का घात 3 गुणे 5 गुणे 7। फिर 570 का भी चेक करके देख लीजिए, 570 का अगर गुणनखंड करें तो यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10। अब यहाँ 3 से कैंसिल होगा, 3 नवा 27, 3 पंचे 15। अब यहाँ 5 से होगा, 5 एकन्नम 5, 5 नवा 45, और फिर 19 एकन्नम 19। तो इस प्रकार यहां देख रहे हैं हम 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 19, इनमें क्या समानता दिख रही है, इन सभी गुणनखंडों में क्या समानता दिख रही है। तो देखिए 2 गुणे 5, एक यहां भी 2 गुणे 5 मौजूद है, और इसमें 2 की 3 घात है, यानी 1 2 इसमें और 1 5 इसमें भी मौजूद है। 2 गुणे 5 का एक पेयर इसमें भी मौजूद है, और यहाँ 2 का घात 3 है और 7 है और 5 भी है, यानी 2 गुणे 5 का एक घात इसमें भी मिल सकता है। और यहां अगर देखा जाए तो 2 और 5 इसमें भी है। तो यहां से हम क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि अंक 0 पर वही संख्या समाप्त होती है जिनके गुणनखंड में कम से कम एक 2 गुणे 5 मौजूद हो। कम से कम एक 2 गुणे 5 होना जरूरी है। अगर 2 और 5 1 है
एक गुणनखंड 2 और 5 का मौजूद है तो निश्चित ही वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। तो 0 पर वही संख्याएं समाप्त होती हैं जिनके गुणनखंड में 2 और 5 मौजूद हो, यानी 2 गुणे 5 का एक, कम से कम एक गुणनखंड 2 गुणे 5 मौजूद होना आवश्यक है। 2 की 1 घात और 5 की 1 घात न्यूनतम होना जरूरी है। तो अब यहां 2 गुणे 5 तभी होगा जब वो 0 पर समाप्त हो रहा है। हमें चेक करना है, जांच करना है कि 6 पावर n की बात कर रहा है। तो सबसे पहले अगर 6 का हम गुणनखंड करके देखें तो 6 का गुणनखंड क्या होता है, 2 गुणे 3 होता है। और यहां 6 पावर n की बात कर रहा है, तो 6 पावर n अगर करेंगे तो यहां निश्चित ही 2 गुणे 3 का पावर n करना पड़ेगा। और इस गुणनखंड को अगर अलग अलग किया जाए तो घातांक विधि का प्रयोग करें तो इसको हम 2 का घात n गुणे 3 का घात n लिख सकते हैं। यहां क्या दिखाई दे रहा है कि 6 का पावर n, 6 के पावर n के गुणनखंड में 2 का गुणनखंड और 3 का गुणनखंड मौजूद है। n यहां कोई प्राकृत संख्या है, कोई भी प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या हम जानते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 से शुरू होकर अनंत तक होती है। तो प्राकृतिक संख्या यहां कोई भी रख दिया जाए, 6 का कोई भी मान 1 से लेकर अनंत तक रख दिया जाए, उसका गुणनखंड करने पर केवल और केवल हमें 2 और 3 का गुणनखंड मिलेगा, यानी 5 इसमें नहीं मिल रहा है। और 5 अगर नहीं मिल रहा है तो यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। कम से कम एक 5 का भी गुणनखंड होना आवश्यक है। 5 का गुणनखंड होगा तभी यह 0 पर समाप्त हो सकता है। तो हम ऐसे लिख देंगे, चूंकि 6 पावर n के गुणनखंड में 6 पावर n के गुणनखंड में 5 गुणनखंड नहीं है। 6 पावर n के गुणनखंड में 5 गुणनखंड नहीं है, यानी संख्या 5 जो है वो गुणनखंड नहीं है। जबकि वही संख्या शून्य पर समाप्त होती है जिसके गुणनखंडन में 2 गुणे 5 गुणनखंड मौजूद हो। जबकि वही संख्या 0 पर समाप्त होती है जिसके गुणनखंडन में 2 गुणे 5 गुणनखंड मौजूद हो। तो 2 गुणे 5 होना आवश्यक है। तो यहां 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, केवल 2 और 3 का गुणनखंड से ये 6 पावर n पूरा हो रहा है। अतः 6 पावर n किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। इस प्रकार से हम इसका व्याख्या देंगे और यह प्रश्न संख्या 5 यहां कंप्लीट हो रहा है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 6। तो प्रश्न संख्या 6 में दिया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11, देखिए यहां दिया है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, और दूसरी संख्या दिया है
7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। ये दो तरह की संख्याएं दी हुई हैं और कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं। मतलब यहां ये कहा जा रहा है दोनों भाज्य हैं, लेकिन व्याख्या करना है क्यों भाज्य है, रीजन बताना है। तो जैसा कि हम जानते हैं भाज्य संख्याएं क्या होती है, तो भाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती है जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो। जिन संख्या के दो से अधिक गुणनखंड हो वह भाज्य संख्याएं होती हैं। अब दो दो तो सबके होते हैं भाई, संख्या एक सभी का एक गुणनखंड है और वह संख्या स्वयं खुद का एक गुणनखंड होती है। तो एक और स्वयं खुद का गुणनखंड है, ये सभी में मौजूद है। यानी अभाज्य संख्याओं में भी दो गुणनखंड होते हैं और दो से अधिक गुणनखंड जिसमें है वह भाज्य संख्याएं होती हैं। तो आइए देखते हैं इन दो संख्याओं में कितने गुणनखंड हैं। तो एक तो इन दोनों का एक गुणनखंड होगा और यह संख्या स्वयं भी खुद का एक गुणनखंड है। इसके अलावा कितने गुणनखंड मिल रहे हैं, तो देखिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ 7 गुणे 11 गुणे 13 है और प्लस 13 है, तो ये तीनों एक ही पद में कहे जाएंगे क्योंकि गुणा है, गुणा में एक ही पद, यहाँ पद नहीं चेंज होगा। एक पद ये है, दूसरा पद ये है, तो इन दोनों पदों में 13 कॉमन ले लीजिए। 13 दोनों में कॉमन है, तो यहां से 13 जब कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा 7 गुणे 11 यानी 11 सते 77 और फिर बीच में प्लस है और साथ में 13 यहां से कॉमन निकला तो 1 बच गया। अब सॉल्व करने पर यहां देखिए 13 तो बाहर मिल गया और अंदर 77 में 1 जुड़ेगा तो 78 हो जाएगा, 78। अब 78 को अगर हम और इसका गुणनखंड करके देखें तो 78 को हम लिख सकते हैं, यहाँ 2 से भाग करेंगे 39, फिर 3 से भाग करेंगे 13 और फिर यहाँ 13 से भाग करेंगे 1, यानी 78 को 2 गुणे 3 गुणे 13 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार इस 78 को हम लिख सकते हैं, ये 13 गुणनखंड पहले से है और इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 13, यानी इसका गुणनखंडन देखिए क्या मिल गया। इस संख्या का गुणनखंडन अगर देखा जाए तो यहाँ 2 मिल रहा है, गुणे 3 मिल रहा है और 13 की 2 घात मिल रही है। एक तो इसका भी गुणनखंड है, एक यहाँ भी है, एक तो पहले से ही है। अब यहां देखा जाए, देखिए इसमें क्या मिल रहा है, इसमें कितने गुणनखंड हो गए, तो इसमें संख्या 1 तो इसका गुणनखंड ही है। इन सबका गुणनफल अगर किया जाए तो वो भी इसका गुणनखंड है। उसके अलावा 2 भी गुणनखंड है, 3 भी है और 13 भी गुणनखंड है, 169 भी गुणनखंड है, यानी 2 से अधिक गुणनखंड यहाँ प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, इन दोनों संख्याओं की बात की जा रही है कि इन दोनों संख्याओं में कितने गुणनखंड हैं। तो यहां से हमें मालूम चल गया 2 से अधिक गुणनखंड इसमें मौजूद है। और यहां अगर देखा जाए तो यहां भी हम कर सकते हैं, देखिए 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 को कॉमन ले लीजिए, 5 को कॉमन लेंगे तो यहां से 5 निकलेगा तो बाकी सभी संख्याओं का गुणनफल यहां लिखा जाएगा। तो बाकी सबका गुणनफल देखा जाए कितना आया, तो 5 को हटा दिया जाए तो यहाँ 2 एकड़ 2, 2 तिया 6 और 6 चौके 24 और 24 का गुणा 7 छक 42 से, तो 42 और 24 का गुणा कर लीजिए। यहां से आ जाएगा 24 दूना 48 और 24 चौका 96, 96 और 400 यानी 1008। तो यहां से 5 जब गुणनखंड निकल गया तो शेष गुणा करने पर 1008 आएगा, 1008 आएगा। और यहां से देखिए 5 निकला तो +1 बच जाएगा। तो इस प्रकार यहां गुणनखंड मिल गया 5 गुणे 1009। अब एक इसमें गुणनखंड है, एक इसमें भी गुणनखंड है। ये स्वयं संख्या इन दोनों का गुणनफल जो आएगा वो भी इसका एक गुणनखंड होगा। तो ऐसे लिख देंगे, क्योंकि उपरोक्त दोनों संख्याओं में 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त होते हैं, अतः ये भाज्य संख्याएं हैं।
यही हमें बताना था कि ये क्यों भाज्य हैं, उसका रीजन बताना था, व्याख्या करना था। तो हमने यहां व्याख्या कर दिया कि इन दोनों में 2 से अधिक गुणनखंड मिल रहे हैं। इसमें भी 2 से अधिक है, इसमें भी 2 से अधिक है। भाई एक सबका गुणनखंड है और खुद संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है, और उसके अलावा यहाँ 5 भी मिल रहा है, 1009 भी मिल रहा है, यानी इसमें 4 गुणनखंड तो यही हो गए। और यहाँ 1 भी इसका गुणनखंड है, 2 भी है, और 2 तिया 6 भी होगा। इसी प्रकार 13 को 13 गुणा करें 169 भी इसका गुणनखंड होगा, 13 भी होगा। इसमें तो बहुत सारे गुणनखंड मिल रहे हैं, और इसमें 2 के अतिरिक्त ये भी 2 मिल रहे हैं, तो 4 गुणनखंड यहां भी प्राप्त हो रहे हैं। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 7। तो प्रश्न संख्या 7 में देखिए क्या कहा जा रहा है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वह दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? कितने समय बाद पुनः मिलेंगे? तो देखिए वृत्ताकार पथ है, कोई वृत्ताकार पथ है और उस वृत्ताकार पथ पर 2 लोग चलना प्रारंभ करते हैं। एक चक्कर पूरा करने में सोनिया को लगता है 18 मिनट, जबकि रवि को लगता है 12 मिनट। यानी रवि का एक चक्कर पहले पूरा हो जाएगा। रवि यहां से जब चलेगा तो एक चक्कर वो 12 मिनट में पूरा कर लेगा, और जबकि सोनिया को लगता है 18 मिनट। भाई सोनिया को लगता है 18 मिनट, तो रवि यहां से एक चक्कर पूरा करके और फिर अपना आधा चक्कर पूरा करेगा, तब जाके सोनिया का एक चक्कर पूरा होगा। यानी जब सोनिया का एक चक्कर पूरा होगा तब तक रवि 1.5 चक्कर पूरा कर चुका होगा, और जब सोनिया 2 चक्कर पूरा करेगी तब तक रवि 3 चक्कर पूरा कर लेगा। भाई सोनिया को 2 चक्कर पूरा करने में 18 दूना 36 मिनट लगेगा, और जबकि रवि को 36 मिनट में रवि कितना चक्कर लगाएगा? तो 36 मिनट में रवि 3 चक्कर लगा लेगा, क्योंकि एक चक्कर में वो 12 मिनट लेता है, 2 चक्कर में 24 मिनट, 3 चक्कर में 36 मिनट। तो पुनः जब ये 2 चक्कर, जब तक सोनिया 2 चक्कर लगाएगी तब तक रवि 3 चक्कर लगा के उसी स्थान पर पहुंच जाएगा, उसी स्थान पर। यानी एक साथ दोनों कब मिलेंगे? तो एक साथ 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो ये तो डायरेक्टली मौखिक प्रश्न का उत्तर हो गया कि जितने समय में। लेकिन अब सॉल्व कैसे किया जाए, क्या चीज हमने निकाला? तो यहां देखिए हमें बताना है वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे। तो हम लिख देंगे वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर, वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर 18 मिनट और 12 मिनट, 18 मिनट और 12 मिनट के न्यूनतम गुणज वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर 18 मिनट और 12 मिनट के न्यूनतम गुणज के समय पर मिलेंगे। यानी पुनः कब मिलेंगे? जब 18 मिनट और 12 मिनट का न्यूनतम गुणज जितना होगा उतने समय में वो पुनः मिलेंगे। तो न्यूनतम गुणज का मतलब क्या हुआ? भाई न्यूनतम गुणज का मतलब क्या हुआ? जैसे हम 18 का पहाड़ा पढ़े और 12 का पहाड़ा पढ़े, तो सबसे पहले कौन सा गुणज होगा जो दोनों में कॉमन मिलेगा? तो देखिए 18 का अगर पहाड़ा देखा जाए तो 18, फिर 36 आता है, फिर 54 आता है, एंड सो ऑन। इसी तरीके से 12 का अगर पढ़े तो पहले 12 आएगा, फिर 24 आएगा, फिर 36 आएगा, फिर आगे आएगा 48, फिर इस तरीके से बढ़ेगा। तो इन दोनों में अगर देखा जाए तो सबसे पहले एक संख्या 36 इसमें भी मिल रहा है, 36 इसमें भी मिल रहा है। तो न्यूनतम गुणज इसी को कहेंगे कि दोनों के गुणजों को अगर देखें तो न्यूनतम गुणज यानी सबसे पहला जो गुणज है कॉमन दोनों में, उसी को न्यूनतम गुणज कहेंगे। तो न्यूनतम गुणज यानी हम एलसीएम इसी को कहते हैं। 18 और 12 का एलसीएम जो आएगा वही न्यूनतम गुणज कहा जाएगा।
अतः वह समय जो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने में लगेगा। अतः वह समय जो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने में लगेगा, वह समय क्या होगा? तो हम कहेंगे एलसीएम होगा। किसका? 18 और 12 का। 18 और 12 का एलसीएम होगा। 18 और 12 का जो एलसीएम होगा वही पुनः मिलने का समय कहा जाएगा। तो अब एलसीएम निकाल लीजिए। 18 और 12 का एलसीएम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो अब डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं यहां से 18 और 12 का एलसीएम। तो 18 और 12 का एलसीएम 36 आएगा, तो 36 मिनट इसका जवाब दे सकते हैं। ये 36 मिनट होगा। और चाहे अगर हम करके देखना चाहें तो 18 का गुणनखंड करें तो 2 गुणे 3 गुणे 3 ये हो जाएगा। और फिर 12 का अगर देखा जाए तो 2 गुणे 3 ये हो जाएगा। यानी यहां से देखें तो 2 गुणे 3 का घात 2 और यहां देखें तो 2 का घात 2 गुणे 3। तो अब एलसीएम देखिए क्या आएगा। एलसीएम बराबर, तो हमने क्या कहा, कितने तरह के गुणनखंड है? तो 2 और 3 केवल है, उनकी अधिकतम घातें। तो 2 की अधिकतम घात 2 है, 3 की अधिकतम घात 2 है। यानी यहां हो जाएगा 4, यहां हो जाएगा 9 और 9 चौका 36। इस तरीके से एलसीएम 18 और 12 का 36 आएगा और एलसीएम हम निकाल के आंसर 36 मिनट कर देंगे। तो ये प्रश्नावली 1.2 यहाँ कंप्लीट हो रहा है। अब नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्नावली 1.3 लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।